हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में हम नीट एस्पेक्ट से डील करने वाले हैं नया चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। नीट की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम वो सारे एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी के बेसिस पे हैं। हमने अभी लास्ट सेशन में ही प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस डील किए बायोटेक्नोलॉजी के। हमने देखा कि प्रिंसिपल्स किस तरीके से प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम कितने सारे स्टेप्स परफॉर्म करते हैं ताकि हमें ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिल सके। रिजल्ट्स किस बेसिस पे, किस चीज के? हम क्या कर रहे थे, जीन एक फॉरेन ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर रहे थे ताकि वो हमें एक नया कैरेक्टर दे सके। वो कैरेक्टर, वो प्रोटीन जो हमें चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें है ना। तो हम एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में बनवा रहे थे क्या, एक डिफरेंट प्रोटीन जो नेचुरली वो प्रोड्यूस नहीं करता, है ना। इनफैक्ट उतना ही नहीं, हम उनके नेचुरल एफिशिएंसी को भी यूज करते हैं। हम ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी को भी आज तक यूज करते हैं, है ना। ट्रेडिशनल और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दोनों के एस्पेक्ट्स को हमने समझा और हमने जाना कि आजकल बायोटेक्नोलॉजी जो है कितने वाइडर लेवल पे काम करती है और हमें कितना ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती है ना। अब उन प्रोसेसेस को किस तरीके से किस किस जगह अप्लाई किया गया है, ये चैप्टर उसी के बारे में है। तो एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से और क्यों अप्लाई किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी को। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये वो चैप्टर है जो कि हमें बताएगा कि बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ अप्लाई की जा सकती है। लेकिन उससे पहले हम मेन फोकसेस के बारे में जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के मेन फोकसेस क्या है, वो कहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं रिसर्चर्स बायोटेक्नोलॉजी को, ताकि हमें प्रोडक्शन उन प्रोटीन्स की, उन प्रोडक्ट्स की ज्यादा से ज्यादा मिल सके। सबसे पहले कुछ क्रिटिकल फोकसेस हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास है बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करने का फोकस। वो बेस्ट कैटलिस्ट क्या हो सकता है? कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो इम्प्रूव कैरेक्टर्स के साथ हो, कोई भी माइक्रोब या उससे प्रोड्यूस किया गया एंजाइम। कैटलिस्ट वो होता है जो किसी रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है, वो भी फास्टर वे में, है ना। सो हम किसी माइक्रोब या किसी प्योर एंजाइम की फॉर्म में एक अच्छा कैटलिस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाना चाहते हैं इंडस्ट्री में, ताकि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स मिल सके जो नॉर्मली, और वो भी वाइडर स्केल में, लार्जर स्केल में ऐसे प्रोडक्ट मिल सके जो नॉर्मली नहीं मिलते इतने लार्ज स्केल में। दूसरा, बायोटेक्नोलॉजी का फोकस ये रहता है कि ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की जा सके ताकि ये एंजाइम्स अच्छे से काम कर सके। पहले तो उन एंजाइम्स को बनाना, फिर उन एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस मेंटेन करना। तीसरा, जब वो एंजाइम्स की हेल्प से प्रोडक्ट बन जाए, उनकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी करना, क्योंकि प्यूरिफाई नहीं हुआ प्रोडक्ट तो सारा प्रोसेस खराब हो जाएगा, है ना। हमें प्रोडक्ट प्यूरिफाई करके देना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना है उसमें टॉक्सिन्स हो सकते हैं और वो प्रोडक्ट सेल के अंदर बना हो सकता है। हमें पूरा सेल नहीं खाना है, ठीक है। पूरा सेल यूज नहीं करना है, अप्लाई नहीं करना है। हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जिसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन है, जिसके लिए हमें पूरा प्रोसेस करवाया, तो उसको प्यूरिफाई करके आगे मार्केट करना है ना। ये सारी चीजों जो है वो मेन फोकस है बायोटेक्नोलॉजी का। इन फोकसेस को, इन चीजों पे ध्यान में रखते हुए इसे बहुत सारी जगह अप्लाई किया, जिसमें से इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं मेन टारगेट एरियाज, जो कि है एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, ठीक है। सबसे पहले हम वही बात करने वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन केस ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहले एग्रीकल्चर में मेन चीजें क्या है? सबसे पहले तो प्रोडक्शन इंक्रीज करना फूड की, ये मेन फोकस है, ताकि जो प्रॉपर पॉपुलेशन टाइम टू टाइम बढ़ रही है, उस पॉपुलेशन को फूड के केस में फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करना। दूसरा फोकस है कि जो क्रॉप ग्रो की जाती है वो इन्फेस्ट हो जाती है पेस्ट से, पेस्ट उसे खराब कर देते हैं, डिजीज हो जाती है, उन डिजीज से बचाना। पर इन डिजीज से बचाने के लिए हम यूजुअली केमिकल्स यूज करते हैं, तो केमिकल्स के जो एप्लीकेशन है उनको रिड्यूस करना भी बायोटेक्नोलॉजी का फोकस है, ठीक है। ये सारे टारगेट एरियाज है, फोकस्ड एरियाज है एग्रीकल्चर के केस में। एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है फूड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो है फूड की कैसे इंक्रीज की जा सकती है नॉर्मली? अगर हम नॉर्मली ध्यान दें तो हमारे पास प्रोडक्शन इंक्रीज की जा सकती है बाय यूजिंग एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी कि अगेन केमिकल यूज किया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज की जाए, ठीक है, और जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स यूज की जाए।
ठीक है, तो इन सबको ध्यान में रखना है, ठीक है, उसके बाद ही हम आगे चीजों पे बढ़ेंगे। तो ये एग्रोकेमिकल बेस्ड, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेथड। एग्रोकेमिकल बेस्ड और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है, अगर हम ध्यान दें तो इसमें क्या किया जाता है, दोनों के केस में हमारे पास जो है बेसिक टेक्निक, नॉर्मल टेक्निक यूज की जाती है ग्रो करने के लिए प्लांट्स को, कुछ डिफरेंट नहीं हम करते। बस ये है कि एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में क्या होता है, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है वो केमिकल बेस्ड होता है, और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हम नेचर में एग्जिस्ट करने वाले मेन्योर को यूज करते हैं, हम बायो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, ठीक है। सो ये मेथड जो है वो नेचुरली है, और फूड प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड दे सकते हैं। और लास्ट है जो आप देख रहे हो, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स। अभी जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स इस तरीके से भी इंजीनियर की जा सकती है कि ये हमें जो फूड है, यानी कि क्वांटिटी है फूड की, वो ज्यादा प्रोड्यूस करें, ठीक है। सो इन पे फोकस करने से पहले हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, उस दौरान फूड की प्रोडक्शन को एनहांस किया गया था, है ना। फूड की सप्लाई जो है वो बढ़ गई थी। वो कैसे बढ़ी, हमने क्या किया, इम्प्रूव क्रॉप वेराइटीज इंट्रोड्यूस की, जिसमें कोई डिजीज नहीं थी, क्वालिटी अच्छी थी, हमें क्वांटिटी दे रहे थे वो फूड की, है ना, वो क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की। उसके बाद मैनेजमेंट अच्छा रखा, यानी कि सोइंग सीजन, हार्वेस्टिंग सीजन जो है वो क्या है, उसका स्टोरेज कैसे हो, इन्फेस्टेशन ना हो, पेस्ट खराब ना कर ले क्रॉप्स को। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अच्छी रही, और केमिकल्स यूज किए गए, अगेन फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी का ये भी फोकस रहता है कि केमिकल्स यूज ना करके हम ऐसे प्लांट्स बनाए जिसमें मतलब ऑटोमेटिकली उस पेस्ट को लेकर रेजिस्टेंस, ठीक है। बट ग्रीन रेवोल्यूशन में ये सारी चीजों की क्रॉप वेराइटीज इंप्रूव भी उसकी बहुत बढ़िया, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थी बहुत बढ़िया, बट एग्रोकेमिकल्स भी यूज किए गए थे, ठीक है। बट इसमें एक चीज थी कि पॉपुलेशन फिर भी बढ़ रही थी। पॉपुलेशन बढ़ने के बाद हमारे पास उतना फूड फिर भी नहीं बन रहा था जो कि हम पॉपुलेशन को प्रोवाइड करवा सकते थे। तो मतलब जो फूड प्रोडक्शन जो है, इट वाज नॉट दैट पर्टिकुलर एनफ कि हम पॉपुलेशन को प्रोवाइड करवा सके। तो हमें डिफरेंट टेक्निक्स पे आना ही पड़ना था, ठीक है। तो हमने क्या डिफरेंट टेक्निक्स अडेप्ट करना शुरू की, ताकि हम फूड की प्रोडक्शन को बढ़ा सके, जिसमें से मैं पहली टेक्निक के बारे में बात करूंगी, दैट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को बेटा माइक्रो प्रोपगेशन भी कहा जाता है, और इस टेक्निक से हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बना सकते हैं, ठीक है। एक ही बारी में एक छोटे से स्ट्रक्चर से, मतलब हमें एक सीड से एक पर्टिकुलर प्लांट मिल जाता है, ऐसा ना। बट इस केस में, टिश्यू कल्चर के केस, हमें एक पर्टिकुलर पार्ट से, सोमैटिक पार्ट से, इट मे बी लीफ, रूट, स्टेम, है ना, तो किसी भी सोमैटिक पार्ट से हमें थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स मिल सकते हैं। तो ये टेक्निक जो है, ऑल्दो ये टेक्निक जो है वो इनविट्रो टेक्निक है, इनविट्रो यानी कि लैब कंडीशन में होने वाली, बट इस टेक्निक में हम एक ही पर्टिकुलर पार्ट से एक बार में बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं, और वो भी हम सीड ना यूज करके सोमैटिक पार्ट यूज कर रहे हैं, जिन्हें एक्स प्लांट्स कहा जाता है। इसका फायदा ये है कि सीड में हम ये नहीं चेक कर सकते कि उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कैसा प्लांट देगा। हम कुछ बेसिक लेवल पे सीड को हम सेपरेट कर सकते हैं, जो हाई क्वालिटी सीड है, लो क्वालिटी सीड्स हैं। हम पानी में डाल के देख सकते हैं कि जो फ्लोट कर रहे हैं वो हॉलो होंगे, इन्फेस्टेड होंगे, वो सीड्स यूज नहीं करने, या क्वालिटी चेक करवाई जाती है सीड्स, हम एक पर्टिकुलर लेवल पे सीड को चेक कर सकते हैं ना। बट प्लांट के केस में एक चीज होती है, प्लांट पार्ट्स जब ग्रो कर जाते हैं, हम उनके कैरेक्टर्स ऑलरेडी देख रहे होते हैं। तो उनके सोमैटिक पार्ट्स हम चाहते हैं कि जो कैरेक्टर्स इस एक अच्छे प्लांट में हैं, वही कैरेक्टर्स हम आगे लेकर जाए, वही जीन्स एक दूसरे प्लांट में भी हो। तो सोमैटिक पार्ट से ग्रो करने का फायदा ये होता है कि सोमैटिक पार्ट में हमें कैरेक्टर्स एक तो दिख रहे हैं, और हम एज इट इज वो सेम कॉपी उस प्लांट की बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर, ठीक है। सो इस तरीके से सोमैटिक पार्ट्स को यूज करके थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बनाए जा रहे थे, वो भी हम क्वालिटी खुद चेक करके सब कुछ सही से कर रहे थे, ठीक है। और इसमें जो प्लांट्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स एक बार में एक ही पार्ट से बना रहे हैं विदाउट एनी जेनेटिक चेंज, तो ये सारे प्लांट्स जो बनते हैं वो सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, और इन्हें सोमा क्लोन्स कहा जाता है, ठीक है। सोमा क्लोन्स कहा जाता है। तो सबसे पहले तो टिश्यू कल्चर जो है वो किस पे बेस्ड है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका प्रिंसिपल जो है वो है टोटीपोटेंसी का होना। यानी कि सेल्स में क्या होती है,
प्रॉपर्टी होती है कि वो एक सेल भी ग्रो करके एक पूरा नया प्लांट या नया स्ट्रक्चर बना सकता है। ठीक है, तो टोटिपोटेंसी इज द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस द होल बॉडी स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर सेल और पर्टिकुलर सोमैटिक पार्ट। तो एक सोमैटिक पार्ट से जब पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब सेल में पूरी टेंडेंसी थी, उस पर्टिकुलर सोमैटिक पार्ट में पूरी टेंडेंसी थी कि वो बॉडी का हर एक तरह का सेल बना सके, और उसने पूरी बॉडी बना ली। तो इस टिश्यू कल्चर में किस तरीके का प्रोसेस होता है, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, सो वो डील करते हैं। जस्ट एक बेसिक रेफरेंस लेंगे। सो हमारे पास लेट्स से ये है लीफ लिया हमने, है ना, ये लीफ है। सो लीफ में से हमने छोटे छोटे लीफ डिस्क्स निकाल लिए, छोटे छोटे प्लांट पार्ट्स निकाल लिए, दीस आर लीफ डिस्क्स। इनको हमने लीफ को पूरा प्रॉपर क्लीन करना है, पूरी डस्ट निकाल देनी है, पूरा इसको स्टेरिलाइज कर लेना है, ताकि कोई भी फंगल इन्फेक्शन, जो वायरल इन्फेक्शन जो है नॉर्मली वो ट्रीट हो जाए, है ना। सारी इन्फेक्शन ट्रीट हो जानी चाहिए। वायरल इन्फेक्शन होगी, वो दिखेगी सिम्टम्स, उसके लिए भी ट्रीटमेंट होता है, और नॉर्मली हम अवॉइड ही करते हैं अगर कोई इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा हो तो, और उसे ठीक ना किया जाए तो हम वो सोमैटिक पार्ट नहीं लेते। तो लीफ डिस्क ले ली। तो लीफ डिस्क लेने के बाद अब हमने इसको क्या किया, हमने इसको ग्रो करवाया एक पर्टिकुलर न्यूट्रिटिव मीडियम पे। न्यूट्रिटिव मीडियम अगेन वो मीडियम जिसमें न्यूट्रिशन होता है। हम बाहर से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी पार्ट को, तो उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, हमने इसके ऊपर लीफ डिस्क डाल दिए। ठीक है, ये लीफ डिस्क डाले, हमने इसके ऊपर रख दिए। और इसके ऊपर रखने के बाद क्या हुआ, कुछ टाइम इंक्यूबेट करने के बाद ये डिस्क ने, ये सोमैटिक पार्ट्स ने क्या बना दिया, इस तरीके का इरेगुलर सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसमें क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है डिविजन की। प्लांट में जो सेल्स परमानेंट हो जाते हैं वो डिवाइड नहीं करते, बल्कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवाइडिंग एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो टिश्यू प्लांट को लाइफ टाइम ग्रो करने में हेल्प करता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द डिवाइडिंग टिश्यू। ठीक है, सो अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, अब ये क्या करेगा, इसको हम कट करके छोटे छोटे पीसेस में कट करके, मैं पूरा डिटेल में स्टेप बता रही हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। सो हमने इसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अगेन टेस्ट ट्यूब में थोड़ा डिफरेंट न्यूट्रिशन मीडियम है। अभी तक जो हमने न्यूट्रिटिव मीडियम ग्रो किया था ना बेटा, न्यूट्रिटिव मीडियम यहाँ पे यूज किया था जहाँ पे हमने लीफ डिस्क रखी थी। ये न्यूट्रिटिव मीडियम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि एक छोटे बच्चे को जो खाना दिया जाता है, जो डाइट दी जाती है, वो एडल्ट से अलग होती है ना, बिल्कुल वैसे ही समझ। ठीक है, तो हमें अभी इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बनाना था। ठीक है, इस एक्स प्लांट को बनाना था, तो हमें क्या करना है, इसको, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अब डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट तरीके से हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो अब क्या बना दे, प्लांट्स बना दे। एंड यस, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कैलस कहा जाता है। ये टर्म आप आगे पढ़ते हो, है ना, कैलस टर्म। कैलस जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कहा जाता है जो डिफरेंशिएट नहीं हुआ होता, और इसको हम आगे डिवाइडिंग लेवल पे ले जा सकते हैं। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या है, इसके ऊपर हमने डाल दिया कैलस के छोटे छोटे पीसेस, है ना, टेस्ट ट्यूब में दोनों में डाल दिए। बस तो बहुत सारी होती है, हम रेफरेंस के लिए दो ही ले रहे हैं। अब इनमें क्या होगा, थोड़े टाइम बाद इस न्यूट्रिटिव मीडियम की हेल्प से न्यूट्रिशन एक्वायर करते हुए ये एक्स प्लांट्स जो हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो हैं, पीसेस जो हैं उसके कैलस के, ये छोटे छोटे पीसेस ग्रो कर जाएंगे और बना लेंगे छोटे से प्लांटलेट्स। अब इन प्लांटलेट्स को, ये देखो छोटे छोटे लीफलेट्स आ जाएंगे इसमें। इन प्लांटलेट्स को अब लेके जाके आप सॉइल में डाल सकते हैं और सॉइल में ग्रो हो जाएगा। ठीक है, सो इसको सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। सो ये प्लांटलेट्स बन गए आपके पास छोटे छोटे, किससे बने, कैलस के पीसेस से। ठीक है, सो आप देख पा रहे हो इस तरीके से अगर हम कैलस को छोटे छोटे पीसेस माइन्यूट करके थाउजेंड्स ऑफ अगर टेस्ट ट्यूब्स में डाल दें, तो थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स एक ही बार में हम एक्वायर कर सकते हैं, है ना। तो उसको सॉइल में ग्रो करके फिर वो नॉर्मल प्लांट की तरह ग्रो करेगा। सो इस तरीके से क्या होता है, टिश्यू कल्चर जो है वो हमें बहुत जगह अप्लाई करने को मिलता है। हम क्या कर सकते हैं, हम प्लांट को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और इनकेस अगर कोई प्लांट ऐसा है जो कि
खत्म होने वाला है, ठीक है, एंडेंजर्ड है लेट्स से, उसमें भी एंडेंजर्ड पार्ट में मतलब वो स्पीशी जो है वो खत्म होने वाली है, बट उसमें जो रिमेनिंग पार्ट है यानी कि रिमेनिंग प्लांट्स भी बचे हैं वो इन्फेक्टेड। और आपको पता है कि जो हमारे पास जो टिप होती है जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है, एपिकल मेरिस्टम होता है, तो एपिकल मेरिस्टम लेट्स से स्टेम का हमने एपिकल टिप ले ली। सो ये स्टेम की टिप में जहाँ पे एपिकल मेरिस्टम होता है, इस टिप में ना क्या होता है, हमारे पास वेस्कुलर बंडल ना होने की वजह से वायरल इन्फेक्शन नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, अगर वो एंडेंजर्ड स्पीशी में इन्फेक्शन हो गया है तो हम क्या करते हैं, इस एपिकल पार्ट को कट करके टिश्यू कल्चर की हेल्प से उस प्लांट को रिवाइव कर सकते हैं, सेम प्रोसेस पूरा यूज करें। तो इस तरीके से इन्फेक्टेड प्लांट को रिकवर किया जा सकता है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम में तो कोई इन्फेक्शन पहुंचती नहीं है, पहुंची नहीं, तो पहुंची नहीं जिसकी वजह से हमने उसको इन विट्रो ग्रो कर दिया, है ना। तो इसी मेथड से बहुत सारे प्लांट्स जो है उन्होंने बनाना, शुगर केन, पोटैटो, इन सब को ग्रो किया है, कल्चर किया है, और अल्टीमेटली बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है लैब कंडीशन में इस तरीके से, ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो प्लांट टिश्यू कल्चर में हम अप्लाई करते हैं, और इसकी हेल्प से हम बहुत सारे प्लांट्स को रिवाइव करते हैं और लैब कंडीशन में ग्रो करते हैं फॉर रिसर्च पर्पसेस में, ठीक है। सो ये है टिश्यू कल्चर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है, अब प्लांट में क्या होती है, सेल वॉल होती है ना। तो हम प्लांट के सेल्स में से सेल वॉल को रिमूव करके उसके प्रोटोप्लास्ट को अलग कर लेते हैं, ठीक है। सो हमने क्या किया, प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर दिया, सेल वॉल रिमूव कर दी, और वो बच्चे ये सेल्स जो है वो हमारे पास डिफरेंट वेराइटी से हैं, जैसे कि ये वेराइटी 1 होगी और ये वेराइटी 2 होगी, इन दोनों के अलग अलग प्लांट के सेल हैं, ठीक है। और ये वो प्लांट है जिनके कैरेक्टर्स हम चाहते हैं कि नेक्स्ट प्लांट में फ्यूज हो गए, ठीक है। जैसे किसी की केस में हमारे पास रूट क्वालिटी, रूट स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, और दूसरे प्लांट में फ्रूट बहुत अच्छा आता है ना। तो दोनों हम चाहते हैं एक ही प्लांट में क्वालिटी हो, तो हम दोनों के प्रोटोप्लास्ट को ले लेते हैं, सेल वॉल रिमूव कर देते हैं सेल से, प्रोटोप्लास्ट ले लेते हैं, उसको फ्यूज करवा देते हैं, और हाई ये जो हाइब्रिड हमारे पास प्रोटोप्लास्ट बनता है ना, ये हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट जो है इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अब पूरा प्लांट ग्रो करा देते हैं। हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देके इसमें से कैलस बनवा के अल्टीमेटली नया प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं। सो होल प्लांट यहाँ से ग्रो करेगा। बट इसके केस में जो हमारे पास प्लांट बनेगा उसको सोमैटिक हाइब्रिड कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज सोमैटिक हाइब्रिड्स, ठीक है। सो हमारे पास इस तरीके से पोटैटो और टोमेटो का फ्यूजन देखा गया है जिसे पोमेटो कहा जाता है, बट कमर्शियली उसे इतना एफिशिएंटली ग्रो नहीं करवाया जा सका, जिसकी वजह से वो यहाँ पे ग्रो नहीं होता, ठीक है, उसे ग्रो नहीं करते। सो ये है हमारे पास एक डिफरेंट टेक्निक अदर देन टिश्यू कल्चर, ठीक है। अब एक और चीज है यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, अब उनके बारे में बात करते हैं जो कि थोड़े वाइडर फीचर्स को अटेन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या टिश्यू कल्चर हो गया कि हम डिजीज प्लांट को रिवाइव कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं कि प्लांट की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। बट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें हमने जीन्स को चेंज किया होता है, जीन्स ऑल्टर कर दिए होते हैं, ऐसे जीन्स डाल दिए होते हैं जो कि हम चाहते हैं कि उस प्लांट में एक्सप्रेस हो। अभी तक हम बात कर रहे थे इंसुलिन वगैरह इन सब की कि हमने माइक्रोब में डाला, माइक्रोब हमारा प्रोटीन बना रहा है, बट सिर्फ उतना ही नहीं होता है बायोटेक्नोलॉजी। हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर प्लांट में एक फीचर हो और उस फीचर के साथ वो प्लांट ग्रो करे ताकि हमें उस पर्टिकुलर प्लांट से ज्यादा बेनिफिट मिल सके, ज्यादा फ्रूट प्रोडक्शन मिल सके, और हमें केमिकल्स भी अप्लाई ना करने पड़े। ये सब फीचर भी हम एक प्लांट में चाहते हैं। बीइंग अ फार्मर, जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड से जो रिसर्चर्स जुड़े हैं, जो फार्मर्स जुड़े हैं, वो यही चाहते हैं कि हमें ज्यादा केमिकल्स ना यूज करने पड़े, और एक पर्टिकुलर प्लांट से हमें ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके। इकोनॉमिकली भी ये सही है, पॉपुलेशन वाइज भी सही है, ठीक है। तो इस सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स को यूज करते हैं। वही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस को यूज कर लिया। अगर मोनोकॉट प्लांट है तो हम पूरा टेक्नोलॉजी, पूरा प्रोसेस यूज करेंगे, अलग सा वेक्टर यूज करके
उसमें जीन लाइगेशन करवाएंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस यूज करके हम ऑल्टर करते हैं। तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या फीचर इंसर्ट करवा सकते हैं हम, क्योंकि हम यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो हम प्लांट्स में कौन कौन से फीचर जो है वो ऐड करवा सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में हम ये पर्टिकुलर फीचर्स ऐड करवा सकते हैं। पहले तो एबायोटिक स्ट्रेस से टॉलरेंस प्रोवाइड करवा सकते हैं, यानी कि ज्यादा ठंड है या फिर सूखा पड़ गया, बहुत ज्यादा सॉल्ट है सॉइल में, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, ये सब चीजें क्रॉप को खराब करती है। तो हम उनके लिए टॉलरेंस जो है वो हम उनमें इंसर्ट करवा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में हम प्लांट को ग्रो करवाना चाहते हैं, वहाँ सॉल्टी कंडीशन है, ठीक है, वहाँ पे जो पानी है बहुत खारा है, सॉइल जो है उसमें सॉल्ट ज्यादा है, तो उस कंडीशन में प्लांट को ग्रो करवाने के लिए हम वैसा ही जीन उसमें इंसर्ट करवा देंगे। उसके बाद पेस्ट से रेजिस्टेंस, हमें केमिकल यूज नहीं करने पड़ेंगे, है ना, उसी में हम रेजिस्टेंस डाल देंगे पेस्ट को लेकर। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, अब ये पॉइंट समझने वाला है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस मतलब हम जो जैसे प्लांट ग्रो करते हैं, हम बात करें लेट्स से राइस की, राइस में हमें क्या चाहिए, वो ग्रेन चाहिए पर्टिकुलर ना, है ना, बाकी प्लांट जो है वो इतना ग्रो करता है, वो पूरा प्लांट पार्ट, पूरी उसकी स्टेम, पूरे उसके लीव्स, वो तो वेस्ट चलेगा ना, है ना। ऑल्दो हम उसको अलग अलग जगह यूज करते हैं, बट उसके केस में उसी प्लांट पार्ट्स को ग्रो करने के लिए सोचो हमने कितना मैन्योर, कितना न्यूट्रिशन जो है वो सॉइल में ऐड किया, है ना। अब प्लांट इतना बड़ा ग्रो हो रहा है, ठीक है, प्लांट 3 फुट का हो गया, ग्रेन्स हमें मतलब कोई पर्टिकुलर 2 ग्राम का भी नहीं मिला, है ना। तो 3 फीट का प्लांट हम क्या करेंगे उसका, है ना, उसमें से क्या हुआ, जितना न्यूट्रिशन वो प्लांट ने तो खुद की हाइट बढ़ाने में यूज कर लिया। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में क्या करते हैं, ऐसा जीन इंसर्ट करते हैं कि प्लांट जो है वो जेनेटिकली ड्वार्फ है, वो अपनी हाइट ग्रो करने में न्यूट्रिशन को वेस्ट ना करके हमारे पास फूड प्रोडक्शन में उस न्यूट्रिशन को यूज करें। ठीक है, तो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट जो है वो न्यूट्रिशन कंपैरेटिवली कम यूज करते हैं और फूड प्रोडक्शन जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा देंगे। ठीक है, अपने मतलब न्यूट्रिशन यूटिलाइजेशन के हिसाब से, तो न्यूट्रिशन यूटिलाइज हो जाएगा, तो जितना यूटिलाइज होना होगा फूड प्रोडक्शन के लिए उतना वो यूटिलाइज होगा, अदरवाइज वो बाकी प्लांट्स की जो फील्ड में ग्रो कर रहे हैं उसमें भी डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इस तरीके से कम हो जाते हैं। उसके बाद हम मिनरल यूजेज की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि रूट क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास अगर मिनरल यूसेज जो है वो रेगुलेट हो जाएगी, यानी कि जितना मिनरल है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए, अपने प्रोसेसेस के लिए, तो इस हिसाब से उसे एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन बार बार सॉइल से नहीं लेना पड़ेगा, तो फर्टिलिटी इफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज करना, जैसे कि गोल्डन राइस जो कि विटामिन ए एनरिच्ड रहता है। ठीक है, तो गोल्डन राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसमें हमने क्या किया है, राइस में ही विटामिन ए के लिए जीन जो है वो इंसर्ट कर। ठीक है, तो इससे हमारे पास न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गई राइस की, है ना। सो इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो है वो अलग अलग लेवल पे यूज किए जाते हैं। सो अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप के एस्पेक्ट से डील करनी है। ठीक है, तो उन एग्जाम्पल्स को डील करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो फूड प्रोडक्शन के बारे में हमने काफी डिस्कस किया, अब पेस्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट इज बीटी टॉक्सिन जीन। सो बीटी टॉक्सिन जीन यानी कि बीटी मीन्स बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ये एक बैक्टीरिया है जिसमें एक जीन होता है दैट इज क्राई जीन। तो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस की कुछ स्ट्रेन्स ऐसे हैं जिनमें ये क्राई जीन जो है वो ऐसा प्रोटीन बनाता है जो इंसेक्ट को किल करने की टेंडेंसी रखता है। हमारे पास जैसे कि अलग अलग जीन्स है, जैसे आप यहाँ पे देखो क्राई 1AC एंड क्राई 2AB, ये कॉटन बॉल वर्म्स को टारगेट करता है, एंड क्राई 1AB कॉर्न बोरर्स को टारगेट करता है और उनको किल करता है। यानी कि बहुत सारे लेपिडोप्टेरियंस और अदर कैटेगरीज ऑफ इंसेक्ट्स जो हैं वो टारगेट होते हैं इस पर्टिकुलर क्राई जीन से, ठीक है, और मर जाते हैं। तो हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, इस जीन की क्वालिटी को और प्रोटीन को यूज करना चाहा प्लांट के एक नए वर्जन ऑफ प्लांट बनाने में।
तो इसमें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि बीटी कॉटन है, बीटी कॉर्न है, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन है। इनमें हमने ये जीन इंसर्ट करके रखा है, लेकिन ये फंक्शन कैसे करता है? हम क्या करते हैं, क्राई जीन को सबसे पहले इंसर्ट कर देते हैं प्लांट के जीन के साथ। मैकेनिज्म क्या है? अगेन जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, उसे कट किया, कट करने के बाद वेक्टर के साथ लाइगेट किया। अगर डाइकॉट प्लांट है तो यूजुअली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशंस यूज करते हैं, और वो ट्रांसफर कर देता है और माइग्रेट कर जाता है प्लांट की सेल की तरफ और वहां पे एक्सप्रेस कर देता है ना। तो हमारे पास अलग अलग वेक्टर्स यूज करके हम क्या करते हैं, जीन को होस्ट सेल में लेकर जाते हैं और एक्सप्रेशन दिलवा देते हैं। तो ये सब कहानी जो है, जो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ये समझने के लिए बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाला सेशन देखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। वो समझ आ गया तो ये चैप्टर जो है वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। इसके कॉन्सेप्ट्स और जितनी भी चीजें बताई गई हैं, मैकेनिज्म्स बताए गए हैं, वो उसी चैप्टर से जुड़े हैं बेटा, ठीक है। सो क्रायोजीन हमने प्लांट में इंसर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। और एक क्रायोजीन क्या करता है? एक प्रोटॉक्सिन, प्रोटॉक्सिन मतलब इनएक्टिव टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। इनएक्टिव टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। ये वही टॉक्सिन है जो इंसेक्टिसाइडल है, जो इंसेक्ट्स को किल करता है, ठीक है। अब हमने प्लांट में से इंसर्ट कर दिया, पेस्ट जो है वो प्लांट को खाने आएगा, ठीक है, उस पर फीड करने आएगा। तो अब पेस्ट फीड करने आया तो प्लांट में क्या था? वो इनएक्टिव टॉक्सिन था। अब उस पेस्ट ने, उस पर्टिकुलर इंसेक्ट ने उसे खा लिया, ठीक है, उससे हम बचा नहीं पाए। हमारे लिए जो मेन चैलेंज होता है वो ये नहीं होता कि पेस्ट आके उसे खा रहा है। मेन चैलेंज ये होता है कि वो पेस्ट आता है, फीड करता है, रिप्रोड्यूस करता है, प्रोजेनी बढ़ाता है, प्रोजेनी बढ़ाने के बाद धीरे धीरे पूरा फील्ड जो है वो टारगेट कर देता है, ठीक है। तो वो इंसेक्ट आया, उसने वो प्रोटॉक्सिन से भरा हुआ प्लांट जो है वो उस पे फीड कर गया। फीड करने के बाद क्या हुआ? अब वो खाना जो है, वो प्लांट जो है वो उसके गट में गया, मिड गट में गया, जो कि एल्कलाइन है। अब ये टॉक्सिन जो है ना बेटा, ये एल्कलाइन मीडियम में एक्टिवेट हो जाता है। एल्कलाइन मीडियम में एक्टिवेट होने के बाद ये, इस टॉक्सिन ने मिडगट के एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड कर दिया। बाइंड करने के बाद पोर्स क्रिएट कर दिए, जिसकी वजह से जो पेस्ट है और इंसेक्ट है वो स्टार्वेशन से मर गया। पेस्ट ने वो टॉक्सिन से भरा हुआ प्लांट खाया, एल्कलाइन गट में गया वो प्लांट, वो फूड, वो एल्कलाइन गट में टॉक्सिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में था, अभी एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद वो टॉक्सिन जो है वो एपिथेलियल सेल के साथ मिडगट के जुड़ गया। ज्वाइन होने के बाद, लाइगेट करने के बाद, वो टॉक्सिन जो है उसने पोर्स क्रिएट करना शुरू किया। पोर्स क्रिएट होने के बाद इंसेक्ट जो है वो स्टार्वेशन से मर जाएगा, ठीक है। खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा। तो इस तरीके से बीटी टॉक्सिन जीन जो है वो अपना काम करता है, ठीक है। सो अब हमारे पास अल्टीमेटली बीटी टॉक्सिन हो गया, यानी कि हमने बात कर ली क्राई जीन के बारे में। अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म के बारे में, दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस नाम से पता चल रहा है हम आरएनए के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। ये मैकेनिज्म जो है ना बेटा, ये एक्चुअली क्या है? ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारे यूकेरियोटिक सेल में डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो डबल स्ट्रैंडेड जब आरएनए बनता है ना, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को नियरली डिस्ट्रॉय किया जाता है। इट्स द बेसिक साइंस, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमें नहीं चाहिए, हमें एमआरएनए चाहिए विच इज यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड। तो डबल स्ट्रैंडेड नहीं चाहिए, तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल कहानी ये है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाकर उसे खत्म करने की, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास ये वायरल प्रोटीन, वायरल आरएनए आया है। ये प्रोटीन ना बनाए हमारे बॉडी में, ठीक है, ये प्रोटीन ना बनाए, ट्रांसलेट ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बॉडी में ही बनाकर उसे जोड़ देते हैं, और अल्टीमेटली कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स आकर इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को, अरेंजमेंट को, ठीक है। सो इट्स ओनली द बेसिक थिंग दैट आई एम टेलिंग ना। तो लेकिन जो पूरी साइंस है वो बहुत इलेबोरेटिव है, पूरी जो कॉन्सेप्ट है वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया। जितना मेंशन किया गया है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी, ठीक है। तो उसके पहले आप ध्यान से सुनेंगे कि हमारे पास एक डिफेंस मैकेनिज्म है यूकेरियोट्स में, और इसमें क्या किया जाता है, ट्रांसलेशन को रोका जाता है, ठीक है। ट्रांसलेशन को क्यों रोका जाता है? ताकि बाहर से आने वाला कोई भी जीन जो है, एमआरएनए जो है,
या आरएनए जो है वो हमारी बॉडी में आके एक्सप्रेस ना कर जाए, इसीलिए ट्रांसलेशन रोकना जरूरी होती है उन आरएनए की। ठीक है, तो उसके लिए मैकेनिज्म डेवलप किया गया है कि उसको डबल स्ट्रैंड बना के उसको खत्म कर दिया जाता है। बट सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड बनाने के लिए सिर्फ एक और स्ट्रैंड बना के उसके साथ जोड़ना नहीं है। वायरल आरएनए के साथ अपना एक उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया यूकेरियोटिक सेल ने, उसको ब्लफ करने के लिए उसके साथ जोड़ दिया, जोड़ने के बाद वो डबल स्ट्रैंडेड बन गया और उसको खत्म। सिर्फ इतनी सी कहानी नहीं है, बहुत सारे प्रोटीन्स है जो एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं इस सारे प्रोसेस में। ठीक है, सो अब क्या है, पूरा डिटेल में इसे समझते हैं। हमारे पास ऐसा एक जो हमारे पास अप्लाई किया गया है मैकेनिज्म, वो किया गया है टबैको के केस में। इन केस ऑफ a nematode infection, that is Melidogyne incognita. ये Melidogyne incognita क्या करता है, ये टबैको में ना एक डिजीज कॉज करता है, रूट इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसे कहा जाता है रूट नॉट डिजीज। ये रूट नॉट डिजीज में क्या होता है, इस तरीके से जो रूट्स हैं टबैको की, उसमें गांठें बन जाती है, नॉट्स बन जाती है, नॉट्स बन जाएंगी इस तरीके से। ये नॉट्स बन जाने की वजह से रूट्स की अपनी जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो हैं, मॉर्फोलॉजी तो चेंज हुई हुई, बट फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट चेंज हो जाते हैं और रूट इतनी एफिशिएंट नहीं रहती मिनरल और वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो हमारे पास टबैको को ये इफेक्ट करता है। तो हम क्या चाहते हैं कि निमेटोड हमारी अगर टबैको की बॉडी में आए, तो ये निमेटोड का जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है ना, वो प्रोटीन बनाने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाए, जिसकी वजह से नॉट्स बने ही। तो हमने क्या किया, हमने ऐसा टबैको प्लांट बनाया। कैसे बनाया, हमने टबैको का सेल लिया, उसमें हमने अपने जीन्स डाल दिए जो हम चाह रहे थे कि इस केस में वो जीन्स रहे, और वो जीन्स कोई और नहीं थे, नेमेटोड के जो उस इन्फेक्शन वाला जीन है ना, उस इन्फेक्शन वाले जीन के कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, हमने इस केस से बचने के लिए हमने प्लांट में, टबैको प्लांट में इंसर्ट किया डीएनए। वो डीएनए ऐसा था जिसने प्रोड्यूस किया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और ये आरएनए क्या था, निमेटोड स्पेसिफिक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। निमेटोड स्पेसिफिक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये निमेटोड ने नहीं डाला अभी, निमेटोड ने इंसर्ट नहीं किया, इन्फेक्शन नहीं हुई है। ये निमेटोड स्पेसिफिक जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये हमने जीन इंसर्ट किया टबैको में। ठीक है, हमने टबैको में ये जीन इंसर्ट किया, और जीन डीएनए इंसर्ट करने के बाद ये आरएनए बना निमेटोड स्पेसिफिक। अब ये टबैको प्लांट पे प्रेजेंट है। अब लेट्स से जो हमारे पास नेमेटोड है वो इन्फेक्शन कॉज करने आया, इन्फेक्शन कॉज करने आया, उसने अपना जो आरएनए है, ठीक है, आरएनए जो इन्फेक्शियस है यानी कि निमेटोड का है, तो ये निमेटोड का जो आरएनए है अब ये आया। अब निमेटोड का आरएनए आने के बाद हमारे पास इस पर्टिकुलर सेक्शन को पता चल गया, यानी कि हमारे पास जो निमेटोड स्पेसिफिक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था उसको पता चल गया। ठीक है, अब इसने क्या किया, ये जाके इसके साथ पर्टिकुलरली बाइंड करने लग गया। अब ये निमेटोड स्पेसिफिक जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना है, इसमें दोनों स्ट्रैंडेड बाइंड नहीं करते, इसमें से एक स्ट्रैंड बाइंड करता है जिससे सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल्ड एस्पेक्ट है। तो अब क्या होगा, अब ये आरएनए और ये वाला निमेटोड स्पेसिफिक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में से एक स्ट्रैंड जो है वो आपस में एक दूसरे के बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, बाइंड कर जाएंगे, बाइंड करने के बाद हमारे पास इस जो डबल स्ट्रैंडेड जो स्ट्रक्चर बना, ये बॉडी को सही नहीं लग रहा, बॉडी के फैक्टर्स को गलत लग रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये खराब है, तो ये इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इनफैक्ट में इसमें हमारे पास बहुत सारे प्रोटीन्स जैसे कि डाइसर प्रोटीन, पूरा एक कॉम्प्लेक्स है रिस्क कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ये बहुत सारे प्रोटीन्स जो है, पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ये इन्वॉल्व होता है इस पूरे प्रोसेस में। ये इतना सिंपल प्रोसेस है नहीं है। ठीक है, बस सिंप्लीफाइड वर्जन में आप यही देखेंगे कि हम ऐसा डीएनए डालते हैं
जो ऑलरेडी उस इन पेस्ट के या फिर उसके डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के आरएनए से मैच करता हो। वो ऐसा आरएनए बनाएगा, जो हमने डीएनए डाला वो आरएन ऐसा आरएनए बनाएगा जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो डिजीज कॉजिंग और ऑर्गेनिज्म के आरएनए के साथ। जैसे ही वो आरएनए अंदर आया डिजीज कॉज करने के लिए, तो उसने वो बेस पेयरिंग हो जाती है कॉम्प्लीमेंट्री अरेंजमेंट होने की वजह से, और बॉडी को वो डबल स्ट्रैंडेड अरेंजमेंट खराब लगता है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन्स, पूरा कॉम्प्लेक्स, पूरी एंजाइमेटिक मशीनरी लगती है इसमें, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस रहता है। सो आरएनए इंटरफेरेंस को इस तरीके से आरएनए साइलेंसिंग मैकेनिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि हमने आरएनए को साइलेंट कर दिया। जो आरएनए इन्फेक्शन कॉज करने आया था उसको हमने साइलेंट कर दिया। सो आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्या कहा जा रहा है, हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, जो एमआरएनए को बाइंड करता है टू फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो बॉडी को यूकेरियोटिक सेल जो है उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली प्रोसेस नहीं होता। लेकिन अगेन साइंस यही है, हमें पहले से वो एमआरएनए बनवा के रखना है, ठीक है। हमें उसके जीन्स डाल के रखने हैं, ताकि वो एमआरएनए जब आए तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हमने पहले से ही बनवा के रखा हो और वो उससे बाइंड कर जाए, ठीक है। सो ये है तरीके पेस्ट से बचाने के लिए। तो हमने देखा एग्रीकल्चर के केस में फूड प्रोडक्शन कैसे एनहांस होती है और पेस्ट से हम इन्फेस्टेशन से कैसे बचा सकते हैं, न्यूट्रिशनल क्वालिटी फूड की कैसे इंक्रीज की जा सकती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन जो अप्लाई किए। और इतना ही नहीं, हम बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनको एक फैक्ट्री की तरह भी यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम हीरेडिन की बात करें, तो हीरेडिन जो है वो नॉर्मली हम एक लीच से एक्सट्रैक्ट करते हैं, विच इज एन एनालिडा। लीच हीरेडिन एरिया है, उसे हीरेडिन एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि एंटीकोगुलेंट है। बट आजकल हम प्लांट के केस में भी हीरेडिन बनाते हैं बाय इंसर्टिंग हीरेडिन सिंथेसाइजिंग जीन इनटू इट, ठीक है। सो इस तरीके से एक फैक्ट्री की तरह भी यूज किया जा रहा है। ऑल्दो बहुत सारे चैलेंजेस हैं इन प्रोसेसेस के केस में, लास्ट में वो कॉन्सेप्ट भी हम बात करेंगे, ठीक है। सो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चीजें हम नहीं कर सकते, इतनी फ्रीडम से नहीं कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में भी कि जो मन आए वो कर लिया, वैसा नहीं कर सकते। बट कुछ चीजें हैं जो हमारे बेटरमेंट के लिए है, वो इम्प्लीमेंट किया जाता है और उस पर रिसर्च जो है वो करवाई जाती है वाइडर लेवल पे, ठीक है। तो चलिए, ये बात है पूरी एग्रीकल्चर की। नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द मेडिसिन। सो मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, यानी कि मेडिकल लेवल पे किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस अप्लाई की जाती हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी एग्जांपल वो है इंसुलिन की। इंसुलिन से हम ज्यादा फेमिलियर इसीलिए है क्योंकि डायबिटीज जो है उसके केसेस बहुत ज्यादा हैं, लोगों में डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। रीजन जो भी होता है, इट्स योर लाइफस्टाइल, मॉडर्नाइजेशन, या कोई भी चीजें हैं जो हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं फूड में, वट एवर द रीजन में भी, जो भी कॉज रहता है, बेसिक कॉज रहता है डिजीज का। बट इंसुलिन का जो सप्लाई जो है मार्केट में इस वजह से बढ़ गया, ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट बढ़ने की वजह से अब इंसुलिन की रिक्वायरमेंट जब बढ़ रही है, तो इट्स नेसेसरी कि हम इंसुलिन को क्या करवाएं, इंडस्ट्रियल स्केल में प्रोड्यूस करवाएं। तो पहले जब वो डायबिटिक पेशेंट्स को ट्रीट करना होता था, हम क्या करते थे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म और एनिमल से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करते थे। सो उनकी बॉडी से हम एक्सट्रैक्ट कर देते थे, उसको फिल्टर करते थे, प्योरीफाई करते थे और पेशेंट्स को दे देते थे। ऑल्दो इंसुलिन उनमें भी वो सेम काम कर रहा है और हमें भी वो सेम काम कर रहा है, बट बहुत सारे पेशेंट्स में एलर्जिक रिस्पॉन्सेस देखे गए। एंड अगेन, बहुत ज्यादा इजी नहीं होता कि किसी ऑर्गेनिज्म को स्लॉटर करके उसके ऑर्गन को निकाल कर उससे इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करना, या उसे ब्लड से भी एक्सट्रैक्ट करना, बार बार उसे फिल्टर करना, प्योरीफाई करना, फिर ह्यूमन को देना। तो ये इतनी इजी चीज नहीं है, ठीक है। सो इसलिए क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी ने इसमें हेल्प किया। सो हमारे पास हमने इंसुलिन जो है क्या किया, प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया एक बैक्टीरिया यानी कि इकोलाई में। तो इन क्या होता है, इंसुलिन को बनाने के लिए सबसे पहला उसका स्ट्रक्चर जो है उसको हम स्टडी करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये है हमारे पास इंसुलिन का स्ट्रैंड, पेप्टाइड में स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है। ये स्ट्रैंड है, मैं अलग अलग स्ट्रैंड्स यूज कर रही हूँ, कलर्स यूज कर रही हूँ फॉर द रिप्रेजेंटेशन, इसका रीजन मैं बताऊंगी।
सो हमारे पास क्या है, ये है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। इसमें इस तरीके से सल्फाइड ग्रुप्स भी रहते हैं बेटा, ठीक है, ये सल्फाइड ग्रुप्स है। लेट मी enlarge the structure, ठीक है। सो हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो अब इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हो हमारे पास अलग अलग स्ट्रैंड्स हैं, स्ट्रैंड अरेंजमेंट है, जिसमें से आप ये रेड कलर का जो स्ट्रैंड देख रहे हो, पेप्टाइड स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे ए पेप्टाइड कहा जाता है। ये ए पेप्टाइड है। उसके बाद ये ब्लू कलर का जो स्ट्रैंड देख रहे हो, इसे सी पेप्टाइड कहा जाता है। ये इंसुलिन के स्ट्रक्चर में है, पूरा डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद ये है बी पेप्टाइड। सो ए बी एंड सी पेप्टाइड बनते हैं, जो इंसुलिन केस में, ह्यूमन इंसुलिन के केस में प्रेजेंट रहता है, जिसमें से ए और बी पेप्टाइड जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये एक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, इट्स एन इनएक्टिव स्ट्रक्चर, इसे प्रो इंसुलिन कहा जाता है। लेकिन हमारी बॉडी जब ये इंसुलिन बनाती है तो वो इसी फॉर्म में बनाती है, लेकिन जब उसे काम करना होता है तो उसे मैच्योर होना पड़ता है, मैच्योर इंसुलिन बनाना पड़ता है। लेकिन वो कैसे बनेगा, वो तब बनेगा जब सी पेप्टाइड जो है वो रिमूव हो जाएगा इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से। तो स्ट्रक्चर कैसा रह जाता है, स्ट्रक्चर रह जाता है कुछ इस तरीके से, ए पेप्टाइड आ गया, उसके बाद ये आ गया बी पेप्टाइड, ये बी पेप्टाइड आ गया। सो ये ए और बी पेप्टाइड आपस में जुड़े हैं किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से ए और बी पेप्टाइड जुड़े हैं। अब ये है हमारे पास एक्टिव स्ट्रक्चर। तो हमने ये चीजें देखी, और उसके बाद इन चीजों को देखने के बाद इंडस्ट्रियल लेवल पे या लैब स्केल में भी इस इंसुलिन को बनाना थोड़ा सा चैलेंज हो रहा था, क्योंकि इंसुलिन के जीन्स जो है वो इनएक्टिव स्ट्रक्चर बनाने को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें जो काम करने के लिए चाहिए वो मैच्योर इंसुलिन चाहिए, यानी कि विदाउट सी पेप्टाइड। तो चैलेंज हो रहा था कि मैच्योर इंसुलिन कैसे बनाया जाए, क्योंकि अब अगेन डीएनए को हमने क्या किया, बैक्टीरिया में डाला, उसने इंसुलिन बनाया, और उसके बाद हर एक इंसुलिन को हम मैच्योर करेंगे सी पेप्टाइड रिमूव करके, वो अगेन इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे लिए फिजिबल क्या था, हमारे लिए फिजिबल ये था कि सी पेप्टाइड को अलग अलग से रिमूव करने से बेटर है हम ए और बी पेप्टाइड को क्या करें, अलग अलग सिंथेसाइज करें। ए पेप्टाइड के जीन को अलग कर दें इंसुलिन के, बी पेप्टाइड के जीन को अलग कर दें, अलग अलग इकोलाई बैक्टीरिया में उसे बनवाएं, और उसके बाद उन्हें मिक्स करके इंक्यूबेट करके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में उससे डाइसल्फाइड बॉन्ड बनवा दें, और फिर वो बन जाएगा हमारे पास मैच्योर इंसुलिन। तो ये चीजें तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, बट इसको, इस प्रोसेस को, इस थिंकिंग को पॉसिबल किया एक कंपनी ने, विच इज एन अमेरिकन कंपनी, एली लिली कहा जाता है। एली लिली कंपनी ने क्या किया, 1983 में इंसुलिन के ए और बी स्ट्रैंड्स को, चेन्स को अलग से बनवाया, अलग से इकोलाई में, और अल्टीमेटली उनको बनाने के बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनवा दिए उनके बीच में, और अल्टीमेटली इस तरीके से बन गया ह्यूमन इंसुलिन। तो अब हम ह्यूमन इंसुलिन को लैब स्केल में या इंडस्ट्रियल स्केल में बना सकते हैं। हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म से इंसुलिन नहीं लेना पड़ता, तो एलर्जिक रिस्पॉन्सेस के चांसेस नहीं होते, जो बनता है वो एक्चुअल ह्यूमन इंसुलिन है, ठीक है। सो अब ये है हमारे पास इंसुलिन की कहानी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम क्या कर पाए, जीन्स को अलग अलग कोड कर पाए और प्रोटीन बनवा पाए उनसे, और अल्टीमेटली हमने उनको जोड़ के एक नया प्रोटीन सिंथेसाइज करवा दिया, विच इज अ मैच्योर इंसुलिन, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास इंसुलिन बनाया जाता है, अलग अलग, ए पेप्टाइड को अलग और बी पेप्टाइड को अलग, जिसमें सी पेप्टाइड को कोड करने के लिए हम जीन इकोलाई में नहीं डालते, ठीक है। अब हम बात करेंगे जीन थेरेपी के बारे में, जो मेडिकल लेवल पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, क्योंकि हम जेनेटिक डिजीजेस की बात करें, जेनेटिक डिजीज जो है वो एक बहुत बड़ा, मतलब एक स्केरी कंडीशन आप कह सकते हो। वो इसीलिए क्योंकि जीन डिफेक्ट जो है, अगर वो हमारे गैमीट्स में, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में, गैमीट्स में इन्वॉल्व है, या जेनेटिक डिफेक्ट्स जो है, या म्यूटेशंस जो है हमारे जेनेटिक लेवल पे हो रही है, जेनेटिक क्रोमोसोम्स में हो रही है, तो उस केस में वो यंग वंस में ट्रांसफर होती है और उन्हें भी डिजीज कॉज करती है।
ठीक है, और जनरेशन बाय जनरेशन वो मूव करेंगी और दिक्कत कॉज करेंगी। तो जीन डिफेक्ट जो है, तो वो हमारे पास बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। जैसे कि आप देखते हो सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, तो उसके अलावा हमारे पास अगेन कलर ब्लाइंडनेस है। ये कंडीशन जो है वो कितनी ड्रास्टिक है ना। और इनके लिए आपको पूरी जिंदगी ट्रीटमेंट लेने पड़ सकते हैं। अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट से जो है वो इन्फेक्टेड है, तो हमारे पास उस केस में पूरी जिंदगी उस डिफेक्ट को झेलना पड़ सकता है। तो उनके करेक्शन के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जीन थेरेपी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है जो कि बायोटेक्नोलॉजी ने हमें दिया है, जिसकी हेल्प से हम जीन डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास चांसेस है जीन डिफेक्ट को करेक्ट करने के। ठीक है ना। तो सबसे पहले जीन थेरेपी जो थी वो एक 4 ईयर ओल्ड पेशेंट को, एक गर्ल को दी गई थी, जिसमें हमारे पास डेफिशिएंसी थी एडिनोसिन डी अमाइनेज की। एडिनोसिन डी अमाइनेज ये एंजाइम है जो कि लिम्फोसाइट की प्रोलिफरेशन के लिए रिक्वायर्ड रहता है। लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे पास इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करता और डिजीज कॉज हो जाती है, दैट इज सेवियर कंबाइंड इम्यून और इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। एससीआईडी जो है उस कंडीशन, उस केस में हमारे पास एडिनोसिन डी अमाइनेज नहीं बनता है, और अल्टीमेटली ये एडिनोसिन डी अमाइनेज जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड रहता है लिम्फोसाइट की प्रोलिफरेशन के लिए, और वो नहीं बनेंगे तो इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा और बहुत सारे इन्फेक्शंस जो है वो जल्दी होने के चांसेस होते हैं। तो इससे ट्रीट कैसे किया जा सकता है, मतलब जेनेटिक थेरेपी जो है उसमें क्या क्या चीजें पॉसिबल थी। ठीक है, तो उसमें पॉसिबल ये था कि हम क्या करें, हमारे बॉडी के सेल्स जो है, यानी कि उस पेशेंट के सेल्स जो है उसको निकाल के उसमें जीन्स को ऑल्टर करें और अल्टीमेटली उसकी बॉडी में डाल दें। ठीक है, बट इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें करने से पहले, यानी कि जीन थेरेपी पे डायरेक्टली आने से पहले, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ ट्राई नहीं किया। ट्रीटमेंट जो है ऐसे पेशेंट्स का करने की कोशिश की गई, यानी कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दी गई, जिसमें क्या किया जा रहा था, एंजाइम जो है एडिनोसिन डीअमाइनेज जो है वो बॉडी में डाला जा रहा था, डायरेक्टली इंजेक्ट किया जा रहा था। बट इसके केस में बार बार डोजेस लेने पड़ते हैं, है ना। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन वो भी करवाया गया, बट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो है वो भी अगेन एक प्रॉपर क्योर की तरह सामने नहीं आया। ठीक है, पूरी जिंदगी वो मतलब जो हमारे पास बिल्कुल हेल्दी सेल्स है वो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो हमारे पास ये दो चीजें जो है हमने ट्राई करी। ठीक है, रिसर्चर्स ने ट्राई करी है, यानी कि करेक्शन के लिए, बट दे वोंट कम एज अ परमानेंट क्योर। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें जीन थेरेपी पे आना ही पड़ा। तो परमानेंट क्योर ना देखते हुए इनमें जीन थेरेपी की गई। जैसे मैंने बात करी कि सेल्स को बाहर निकाला, उसमें हेल्दी जीन डाला और वापस से पेशेंट की बॉडी में डाल दिया। तो इसी हेल्प से जीन थेरेपी जो है वो कंप्लीट की जा रही थी। लेकिन अल्टीमेटली देखा गया कि लिम्फोसाइट निकाल के उसमें हमने फंक्शनल एडिनोसिन डीअमाइनेज का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जब डाला, ठीक है, और उसमें बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, वो काम तो कर रहा था, लेकिन अगेन लिम्फोसाइट जो है वो कंटिन्यूसली बनते रहते हैं, है ना। और ये भी परमानेंट क्योर की तरह काम नहीं कर रहा था। ठीक है, फिर देखा गया कि जीन थेरेपी को अगर एफिशिएंट बनाना है और परमानेंट बनाना है तो हम सेम प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही किया जाए। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे किया जाए, और एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अगर ये थेरेपी की जा रही है तो ही करेक्ट होगी, तो ही परमानेंट क्योर की तरह काम करेगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो जीन थेरेपी जो है वो जीन डिफेक्ट को करेक्ट करने के मेथड्स को कहा जाता है। और सबसे पहली जीन थेरेपी 1990 में दी गई थी 4 ईयर ओल्ड गर्ल चाइल्ड को, जिसमें एडिनोसिन डीअमाइनेज की डेफिशिएंसी थी। और उस डेफिशिएंसी में क्या होता है, लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट नहीं कर पाते, और प्रोलिफरेट ना करने की वजह से इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और इस डिजीज को कहा जाता है सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। और इसके केस में ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है, या तो एंजाइम रिप्लेस किया जाए कंटिन्यूसली
थोड़े थोड़े टाइम के बाद एंजाइम जो है वो बॉडी में इन्फ्यूज किया जाए, ठीक है, ताकि वो एंजाइम जो है वो काम करता रहे, लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट होते जाए। अगेन परमानेंट क्योर नहीं है। उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना, वो भी परमानेंट क्योर की तरह सामने नहीं आया। और फिर जीन थेरेपी थी जिसमें लिम्फोसाइट को एक्सट्रैक्ट किया गया, उनके डिफेक्टिव जीन को निकाल के करेक्ट एडिनोसिन डीएमाइनेज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डाला और उसको वापस से हमारे ह्यूमन बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में डाल दिया। लेकिन ये भी परमानेंट क्योर नहीं था और तब तक नहीं था जब तक ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में परफॉर्म नहीं किया गया। फिर देखा गया कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर परफॉर्म करो तो ही ये पर्टिकुलर थेरेपी काम करेगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये था मेडिसिन के केस में हमारे पास जीन थेरेपी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो मेडिकल लेवल पे हमने देखा कि इंसुलिन मेडिसिन कैसे बन रही है। दूसरा हमने देखा कि जीन के डिफेक्ट्स को करेक्ट करने में किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है। बट सबसे बड़ी चीज ये है कि डिजीज जो है उसको डायग्नोस भी तो करना है जल्दी से, है ना। कभी जीन में डिफेक्ट आ गया है, कोई म्यूटेशन हो गई है, कोई डिसऑर्डर है, कोई सिम्टम्स आ रहे हैं जेनेटिक डिजीज के, तो उसे चेक जितनी जल्दी किया जाएगा उतना ज्यादा बेटर है ना, है ना। या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो गया, उससे भी जल्दी से जल्दी डायग्नोस करोगे तो जल्दी से जल्दी सही ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ थेरेपी में, जीन थेरेपी में या मेडिसिन बनाने तक नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है बेटा। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि अगर आप पुराने मेथड देखोगे ना, पुराने मेथड में ऐसा था कि हमारे पास अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं था। ब्लड सैंपल्स चेक कर लिया, यूरिन सैंपल्स चेक कर लिए, बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं, उसमें अर्ली डिटेक्शन नहीं हो सकता। जब तक डिजीज ब्लड में आती है या फिर यूरिन में आती है ना, तब तक वो बहुत ज्यादा डोमिनेंस जो है वो क्रिएट कर चुकी होती है बॉडी में। पूरा इन्फेस्टेशन हो चुका होता है, पूरा इन्फेक्शन हो चुका होता है बॉडी में। तो अगर डिजीज जल्दी से भी जल्दी अगर डिटेक्ट हो जाए, उससे भी पहले ट्रीटमेंट हो जाए, तो बढ़िया है ना कि डिजीज जल्दी से जल्दी क्योर हो जाएगी। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के केस में हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इसी तरीके से काम करता है। उस बायोटेक्नोलॉजी ने हमें डिफरेंट टेक्निक्स प्रोवाइड की है जिसकी हेल्प से हम जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस कर सकते हैं। और वो टेक्निक्स है हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, एलाइजा एंड ऑटो रेडियोग्राफी। ये टेक्निक्स है, ठीक है। कौन कौन सी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, एलाइजा एंड ऑटो रेडियोग्राफी। ये डिफरेंट टेक्निक्स है, 4 टेक्निक्स हैं जो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में ब्रीफली डिस्कस करनी है। वैसे ये कॉन्सेप्ट्स जो है, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो ऑलरेडी प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स वाले सेक्शन में, चैप्टर में हम डील कर चुके हैं, बट हमें जानना है कि वो डायग्नोसिस में कैसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें हम क्या कर रहे थे? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं टूल की बात करूं तो वो था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, है ना। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो एक इंपॉर्टेंट टूल है। लेकिन अगर हम उसके फीचर को याद करें, ठीक है, तो फीचर को ये याद करें तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो स्पेसिफिकली बाइंड करता है एक पर्टिकुलर साइट पे, ठीक है, और वहीं पे बाइंड करने के बाद उसी एरिया को कट करता है। यानी कि उसकी रिकॉग्निशन साइट और कटिंग साइट जो है बहुत स्पेसिफिक है। एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज हुआ ना तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाइंड नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए एक कहानी समझते हैं, एक हेल्प लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है इस तरीके से। इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट ये है कटिंग की, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर्टिकुलर साइट पे कट करता है और हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं नॉर्मली इस तरीके से बनते हैं। एक ये फ्रेगमेंट बन गया और एक ये फ्रेगमेंट बन गया, ठीक है। सो बाय सम म्यूटेशन और सम अदर जेनेटिक डिसऑर्डर, हमारे पास सबसे पहले मैं बता दूं, अगेन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, उसकी हेल्प से हम बहुत कुछ जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में कहाँ पे कौन सा सीक्वेंस है डीएनए में, ठीक है। सो अब क्या है, हमारे पास इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कटिंग साइट ये थी कि नॉर्मल केस में हमारे पास सेगमेंट आ रहे थे जब हम वो पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज कर रहे थे। बट क्या हुआ, हमने अब क्या किया, डिजीज पर्सन पेशेंट के केस में हमने देखा कि जो अब हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज कर रहे हैं तो ये फ्रेगमेंट जो है वो कट ही नहीं हो रहा, वो इस तरीके से आ रहा है। तो इससे आपने क्या फिगर आउट किया
इससे ये फिगर आउट किया कि अब यहाँ पे नॉर्मली जो सीक्वेंस था, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज कर पाता है, ये पर्टिकुलर वाला, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वो साइट जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, जिसकी वजह से ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है और अल्टीमेटली मतलब हमारे पास डीएनए में पेशेंट के दिक्कत है। अब वो क्या दिक्कत है तो वो अलग अलग टेक्निक से जाना जा सकता है, इंक्लूडिंग पीसीआर। ठीक है, तो इस तरीके से टेक्निक हेल्प करती है, यानी कि छोटा सा भी चेंज उस पर्टिकुलर साइट में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाइंड नहीं करेगा और कट नहीं करेगा। ठीक है, सेम पीसीआर के केस में, पीसीआर के केस में हम स्पेसिफिक प्राइमर्स यूज करते हैं ना, यानी कि अगर ये हमारे पास डीएनए था तो प्राइमर जो है स्पेसिफिक बनाया जाता है 3 प्राइम एंड के, ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्राइमर्स जो है नॉर्मली इस तरीके से इस 3 प्राइम एंड में बाइंड कर रहा था स्पेसिफिकली। सोचो अगर इस पर्टिकुलर साइड पे चेंज आ गया हो तो ये प्राइमर बाइंड करेगा, तो प्राइमर बाइंड नहीं करेगा। और ऐसे ही अगर कहीं पे भी मतलब इस पर्टिकुलर डीएनए में ना कहीं पे भी चेंज आई है तो उसके स्पेसिफिक प्राइमर्स हम बना के रखेंगे और देखेंगे कि वो प्राइमर बाइंड करता है कि नहीं करता। लेट्स से अगर यहाँ पे दिक्कत हो गई है तो हमें पता है कि इस सेगमेंट में दिक्कत हो सकती है, तो हम इस सेगमेंट के कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर बना सकते हैं। इनफैक्ट लैब कंडीशन में भी सिंथेसाइज करवाए जाते हैं प्राइमर। ठीक है, सो हमारे पास इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए प्राइमर बना सकते हैं, तो यहाँ पे वो चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे चेंज हुआ नहीं हुआ। ठीक है, सो इस तरीके से हम प्राइमर बनाते हैं। अगर डीएनए जो है प्राइमर बाइंड करके डीएनए इलॉन्गेशन हो गई, डीएनए की कॉपी हो गई, तो मतलब डिफेक्ट नहीं है। अगर डीएनए की कॉपी नहीं हुई, प्राइमर बाइंड नहीं किया, तो मतलब न्यूक्लियोटाइड में चेंज है। पीसीआर के केस में प्राइमर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री साइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, बाइंड नहीं कर पाया, एक्सटेंशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें डिफेक्ट पता चल जाता है कि डिफेक्ट है। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्राइमर जो है बनाकर, पॉसिबिलिटीज बनाकर चेक कर सकते हैं कि हमारे पास चेंज क्या हुई हो। ठीक है, सो इस तरीके से पीसीआर काम करता है। तो पीसीआर जो है वो सिर्फ डीएनए जो है कॉपी करने में हेल्प नहीं कर रहा, यहाँ पे देखो डायग्नोसिस में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, सो ये दो चीजें यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन और पीसीआर का फंक्शन जो है वो थोड़ा वाइडर लेवल पे आ गया यहाँ पे, है ना। तो इन दो टेक्निक्स को समझने के बाद अब हम बात करेंगे एलाइजा की। सो एलाइजा जो है, इस टेक्निक को कहा जाता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसे प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाले चैप्टर में डील नहीं किया जाता, इसे हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके डिस्कस करते हैं। सो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जो है, इसमें क्या किया जाता है, हम चेक करते हैं कि बॉडी में इंफेक्शन कॉज करने वाला एंटीजन है या नहीं है। लेट्स से बॉडी में बैक्टीरिया आ गया, उसने इंफेक्शन कॉज कर दी। अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का एंटीजन भी तो होगा ना, है ना। और अगर बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कॉज नहीं किया तो उसका एंटीजन भी नहीं होगा। सिंपल सी थ्योरी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलाइजा के केस में यही एंटीजन्स को डिटेक्ट करते हैं। तो एलाइजा जो है इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। एंटीबॉडी एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है, यानी कि हर एक एंटीजन, डिफरेंट एंटीजन के लिए डिफरेंट एंटीबॉडी होती है, वो एंटीबॉडी स्पेसिफिकली उसे बाइंड करके डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, तो हम इसी चीज का फायदा यहाँ पे उठा लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो टेक्निक जो एलाइजा जो है डिस्कस करने वाले हैं वो सैंडविच एलाइजा है। सो थोड़ा इजी रहेगा आपको समझने में। सो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ना टैंक लेते हैं। एक्चुअली पूरी ट्रे होती है, बिल्कुल छोटे छोटे टैंक्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें टैंक्स में क्या होगा, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना एंटीबॉडी डाल देते हैं। एंटीबॉडी डाल के उसे इंक्यूबेट कर देते हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा एंटीबॉडी जो है ना वो वॉश कर देते हैं। इस तरीके से एंटीबॉडी बाइंड कर गई सरफेस पे। जब हमने एंटीबॉडी डाल के इंक्यूबेट किया ना तो एंटीबॉडी सरफेस पे बाइंड कर जाती है। ठीक है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है बेटा, ये हैवियर चेन है, वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, हैवियर चेन है और ये लाइट चेन जुड़ी होती है। सो वैसा ही स्ट्रक्चर बना। ठीक है, सो अब क्या है हमारे पास, एलाइजा के केस में एंटीबॉडी डाली टैंक में, उसे इंक्यूबेट होने दिया, एंटीबॉडी बाइंड कर दी सरफेस में जो एक्स्ट्रा थी,
एक लेयर बन गई, एक्स्ट्रा थी तो हमने वो फेंक दी, ठीक है, क्लीन कर दी। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम पेशेंट का सीरम डालेंगे, ठीक है, पेशेंट का सीरम डालेंगे। अब हमें डाउट है कि पेशेंट में वो पर्टिकुलर डिजीज है, हमने एंटीबॉडी उसी हिसाब से डाली है, ठीक है। सो अब हमने उसका पेशेंट का सीरम डाला, लेकिन सीरम डालने से पहले याद रखेंगे एंटीबॉडी ऑलरेडी अटैच्ड है बेस पे, फाइन। अब मैं थोड़ा सा, ये एंटीबॉडीज बाइंडेड है। अब हमने एंटीजन डाला, ठीक है, ये एंटीजन डाल दिया, सीरम में है, ठीक है, एंटीजन। सो एंटीजन सीरम में था, यानी कि इन्फेक्शन थी, तो एंटीजन जो है वो बाइंड कर जाएगा। इस एंटीजन को डाल के हम इंक्यूबेट कर देंगे। इंक्यूबेट करने के बाद जितना एंटीजन बाइंड करेगा बाकी हम फेंक देंगे, ठीक है, बाकी हम क्लीन कर देंगे, ठीक है। टाइम देते हैं प्रॉपरली एंटीबॉडी या एंटीजन को बाइंड करने का, ताकि मतलब वो बाइंड किए बिना जो है वो रिमूव ना हो जाए। सो उसके बाद हम थर्ड क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो है अब वो बाइंड करेंगे, यहाँ पे अब डालेंगे। अब देखो एंटीबॉडी ऑलरेडी बाइंड थी नीचे, ठीक है, एंटीजन आया, वो बाइंड कर गया। हमने सीरम डाला था अपने से, हम चेक करना चाहते थे कि सीरम में इन्फेक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हमें कुछ नहीं दिख रहा होता, ये सारा ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन दिख रहा होता है, ये जो हम डाल रहे होते हैं, तो ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाली। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी यानी कि सेम एंटीबॉडी है, बस उसको एंजाइम से लिंक कर दिया, इस तरीके से एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, ठीक है, वो हर जगह बाइंड कर जाएगी। इट इज अगेन स्पेसिफिक टू एंटीजन। एंटीबॉडी बिल्कुल सेम है जो हमने नीचे डाली थी अभी, बस इसको एंजाइम के साथ लिंक कर दिया, ठीक है। लिंक क्यों किया, क्योंकि अब हम डालेंगे सबस्ट्रेट। क्या डालेंगे, सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट वो है जिसका एंजाइम भी एंटीबॉडी के साथ लिंक्ड है, ठीक है। जैसे हमने सबस्ट्रेट डाला तो ये एंजाइम वाली एंटीबॉडी जो है ना, इसका एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट पे काम करेगा और अल्टीमेटली कलर दे देगा, नियरली येलोइश सा कलर आता है। और जितने ज्यादा एंटीजन बाइंड किए होंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग येलो कलर होगा, ठीक है। जितना सीरम डाइल्यूट कर दोगे उतना लाइट येलो कलर हो जाएगा, उतना लाइट कलरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसकी पूरी कहानी क्या है, पूरा अगर आप देखो, हमने एंटीबॉडी बाइंड की बेस पे, ठीक है, वही स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो हमें डाउट है कि ये एंटीजन, ये इन्फेक्शन जो है बॉडी में हुई होगी और ये एंटीजन जो है वो बॉडी में प्रेजेंट हो सकता है पेशेंट के। अब हमने सीरम डाला, सीरम डाला, अगर उसमें एंटीजन होगा तो वो बाइंड कर जाएगा एंटीबॉडी को, ठीक है, अगर नहीं होगा तो नहीं करेगा, ठीक है। सो एंटीजन लेट से था, अब बाइंड कर गया। बाइंड करने के बाद अब हमें पता कैसे चलेगा कि एंटीजन जो है वो बाइंड कर गया, हमने एक और एंटीबॉडी डाली जो कि एंजाइम के स्पेसिफिक थी। अब आप बोलो कि एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी में पहले बेस में क्यों नहीं डाली, बेस पे तो सारी एंटीबॉडीज फिर स्टिक तो हो ही जानी थी पहले, तो हमें तो एग्जैक्ट पता ही नहीं चलना था ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी इसीलिए डाली बाद में, क्योंकि ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी अब एंटीजन के साथ बाइंड करेगी स्पेसिफिकली। सीरम में जितना एंटीजन होगा उसी के हिसाब से बाइंड करेगी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। अगर एंटीजन नहीं होगा तो ये बाइंड ही नहीं करेगी, जिससे हमें क्लियर फिगर मिल जाएगा कि एंटीजन था या नहीं था। अगर हम पहले उसको बेस पे लगा देंगे तो सबस्ट्रेट तो कलर देगा ही देगा ना, ऑब्वियसली, है ना। हमने बाद में इसीलिए डाला क्योंकि एंटीजन नहीं है तो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी बाइंड नहीं करेगी, और बाइंड नहीं करेगी तो सबस्ट्रेट के साथ वो कलर नहीं देगी। और अगेन जितना कलर देता है, जितना ज्यादा डार्क कलर मतलब उतनी स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन, जितना कम कलर उतनी कम इन्फेक्शन, ठीक है। सो ये है हमारे पास पूरी कहानी। तो सबस्ट्रेट प्रोसेस होता है इस एंजाइम की हेल्प से और कलरेशन मिल जाती है। तो इस तरीके से एलाइजा डिटेक्ट करता है इन्फेक्शन को, ठीक है। तो एड्स के केस में हमारे पास एलाइजा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है। सो एलाइजा के केस में इस तरीके से हम काम करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन को देखते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक और टेक्निक है, ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। एलाइजा के बाद अब उसके बारे में बात करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में। सो ऑटो रेडियोग्राफी जो है इसमें क्या किया जाता है, हम डीएनए है, लेट्स से ये डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। इस डीएनए में हमने चेक करना है कि इंफेक्शन हुई है या नहीं हुई है।
हम इस डीएनए को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि इसको, इसके स्ट्रैंड्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है, लैब कंडीशन में ही। और इन स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, सेपरेट करने के बाद इसको एक बीकर में डाल दिया, लेट्स से हमने, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निक को सिंप्लीफाई करते हैं। हमने अभी सिंप्लीफाइड डीएनए को डाइजेस्ट करने के बाद एक बीकर में ले लिया। सो हमारे पास यहाँ पे डाइजेस्टेड डीएनए है, ठीक है। नॉर्मली टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट होती है, हम एक प्रॉपर सॉलिड बेस लेते हैं जहां पे ये डीएनए डाला जाता है, ठीक है। सो अब है क्या है हमारे पास, इस तरीके से डीएनए है, ठीक है, हम वैसा ही बेस ले लेते हैं। तो डीएनए क्या कर दिया, सिंगल स्ट्रैंडेड कर दिया और इसको पूरा स्प्रेड कर दिया बेस पे, ठीक है। तो अब क्या किया हमने, इस केस में क्या लिया, एक ना कॉम्प्लीमेंट्री इस डीएनए के स्ट्रैंड बनाया और इसके साथ रेडियो एक्टिवली इसको लेबल कर दिया। हमने क्या किया, लेट्स से हमने न्यूक्लियोटाइड ऐसे यूज किए जो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव थायमीन, रेडियो एक्टिव हम फॉस्फोरस भी यूज कर सकते हैं, या फिर रेडियो एक्टिव कोई और नाइट्रोजनस बेस यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको यूज किया, ठीक है। सो इस रेडियो एक्टिवली टैग्ड जेनेटिक मटेरियल को हम प्रोब कहते हैं। तो प्रोब जो है वो रेडियो एक्टिवली टैग्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए होता है, ठीक है, हमने इसको यूज किया। अब ये क्या है, ये जो डीएनए हमने सेपरेट किया था, हमें डाउट है कि इस डीएनए में कोई डिफेक्ट आ गया है जिसकी वजह से पेशेंट को जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस डीएनए को चेक करने की कोशिश की। तो हमने क्या किया, इसे सेपरेट कर दिया और इसे हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया एक बेस के साथ, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं, रुको। सो अब क्या है, हमने इसको ले लिया एक बेस के ऊपर, ठीक है। सो अब डीएनए जो है वो स्ट्रैंड इस तरीके से है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, प्रोब को लेके जाके इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। और वेट क्या कि ये प्रोब अटैच करेगा। ये प्रोब जो है इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द हेल्दी डीएनए, ठीक है। हमने इस प्रोब को जाके लेके जाके क्या कर दिया, इसमें डाल दिया। अब ये प्रोब जो है हेल्दी डीएनए को बाइंड कर दिया। और हमने जब इसको क्या देखा, हमने इसको एक्सरे की प्रेजेंस में देखा, क्योंकि हमने इसको रेडियो एक्टिवली टैग किया है। तो हमने इसको एक्सरे की प्रेजेंस में जब देखा तो ये प्रोब जो है ये ऑलरेडी बाइंड कर गया था अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को बाइंड कर गया था। सिर्फ 2 स्ट्रैंड्स नहीं होंगे, मल्टीपल स्ट्रैंड्स होंगे। तो ये हेल्दी प्रोब जो है वो बाइंड कर गया है। ये बता रहा है कि हमारे पास डीएनए में उस पर्टिकुलर सेगमेंट में कोई चीज नहीं आई है, डीएनए हेल्दी हो गया, क्योंकि प्रोब जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। बट वही सोचो, अगर डीएनए में एक भी न्यूक्लियोटाइड में डिफेक्ट आ जाएगा तो क्या ये प्रोब बाइंड करेगा? ये प्रोब बाइंड नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें पता चल जाता है डिजीज कॉज हो गई है और ये प्रोब जो है वो बाइंड नहीं करता। वैसे ही हम कई बार जो है, जैसे हम बात करें जेनेटिकली डिजीज की, सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं, तो हमें पता है कि जेनेटिक सीक्वेंस में क्या चेंज आया होगा। तो हम उस हिसाब से भी प्रोब डिजाइन कर सकते हैं कि प्रोब जो है वो हेल्दी डीएनए को नहीं, अनहेल्दी जो है ऑल्टर्ड डीएनए को, म्यूटेटेड डीएनए को बाइंड करे, ठीक है। तो उस केस में अगर प्रोब बाइंड करके अगर फ्लोरोसेंस शो कर रहा है, बाइंड कर रहा है, तो इसका मतलब इन्फेक्शन कॉज है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हमने प्रोब जो है वो किस हिसाब से डिजाइन किया है, हेल्दी सीक्वेंसेस को बाइंड करने के लिए या म्यूटेटेड सीक्वेंसेस को बाइंड करने के लिए, ठीक है। सो ये है डिफरेंट टेक्निक्स, यानी कि हमने बात की अलग अलग टेक्निक्स की, जैसे ऑटो रेडियोग्राफी है, अलाइसा है, पीसीआर है एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। ये डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं, ताकि हम डिजीज को जल्दी से जल्दी समझ सके इसके जेनेटिक लेवल पे, ठीक है। सो ये है बायोटेक्नोलॉजी की दूसरी मेजर एप्लीकेशन। सो इस एप्लीकेशन के बाद, इसे समझने के बाद, यानी कि हम एग्रीकल्चर और मेडिसिन लेवल जो है जान चुके हैं। इसको समझने के बाद अब हम बात करें अबाउट ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है, अगेन जैसे हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के बारे में बात की थी, फीचर्स के बारे में बात की थी कि हम ड्रॉट रेजिस्टेंस जो उसमें डाल सकते हैं, एबायोटिक स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंस हम डाल सकते हैं, उसको पेस्ट रेजिस्टेंस हमें इंक्लूड कर सकते हैं, हम उसमें ड्वार्फ वेराइटीज बना सकते हैं ताकि वेस्टेज ना हो, पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज को
मतलब प्रिवेंट करने के लिए हम सारे जीन्स उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए, वैसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स भी बना सकते हैं। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स जो है वो भी कुछ बेनिफिट्स अटेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इन एनिमल्स में क्या होता है, अपना डीएनए जो है वो मैनिपुलेटेड होता है और उस हिसाब से होता है जैसे हमने जीन इंसर्ट किया होता है। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट्स क्या है? पहला बेनिफिट इनके केस में ये है कि हम नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट जो है वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी ह्यूमन जीन के फीचर के बारे में जानना है तो हम उस एनिमल में वो ह्यूमन का वो जीन डाल देते हैं और चेक करते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंट फीचर आए हैं उस पर्टिकुलर जीन की हेल्प से। ठीक है, उस जीन को अगर ऑल्टर कर दिया जाए तो क्या डिफेक्ट्स दिखेंगे। तो ये सब चीजें जो है यानी कि नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को हम चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगेन अगर जीन में चेंज आ रही है तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, किस तरीके के फीचर्स, क्या क्या दिक्कतें एक ऑर्गेनिज्म फेस कर रहा है, उसको भी स्टडी करने में हेल्प करता है। तो हम क्या करते हैं, डिजीज्ड जीन को एनिमल्स में डालते हैं, उन्हें डिजीज कॉज होने देते हैं और उन सिम्टम्स को चेक करते हैं। आई नो ये चीजें जो है वो बहुत गलत है कि हम उनमें डिजीज कॉज करवा रहे हैं, उन्हें परेशानी होती है, दिक्कत होती है, बट इट्स अ कॉन्सेप्ट एंड इट इज अगेन कंसीडर्ड बाय सम ऑर्गेनाइजेशंस। और वो ऑर्गेनाइजेशंस चेक रखती हैं कि एनिमल्स को या बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेटरी मैनर में परफॉर्म किया जाए। ठीक है, तो इस चीजों को कंसीडर किया जाता है बायोएथिक्स में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस। तो एनसीईआरटी कहती है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स सिंथेसाइज करवाए जा सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन प्रोटीन जो है जिसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो सिंथेसाइज करवाया जाता है एनिमल्स में, जो कि एम्फिसीमा को क्या करता है, ट्रीट करता है। एम्फिसीमा एक बहुत ड्रास्टिक कंडीशन है, लंग कंडीशन है, जो हम डील करते हैं कहाँ पे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में, तो वहां पे बात करेंगे इस बारे में। उसके बाद हमारे पास फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए और सिस्टिक फिब्रोसिस जैसी डिजीज के लिए भी सेम मेडिकल लेवल पे जो केमिकल्स है वो सिंथेसाइज करवाए जाते हैं ताकि उनका ट्रीटमेंट किया जा सके एनिमल्स में। ठीक है, उसके बाद 1997 में एक काउ जो है, ट्रांसजेनिक काउ जो है, उसे प्रोड्यूस करवाया गया, जो कि एक ऐसा हमारे पास मिल्क प्रोड्यूस करती है जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है, यानी कि अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो ज्यादा है, यानी कि 2.4 ग्राम पर लीटर आपको प्रोटीन मिलेगा उस मिल्क में, जो कि ज्यादा बैलेंस डाइट है बच्चों के लिए, ह्यूमन चाइल्ड के लिए एज कम्पेयर टू नॉर्मल मिल्क। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रांसजेनिक एनिमल में प्रोडक्ट्स बनवा रहे हैं जो कि हमारी बेनिफिट्स के लिए। फाइन, उसके अलावा प्रोडक्ट्स बनाने के अलावा, यानी कि प्रोडक्ट्स बनाने के अलावा, बायोलॉजिकल और बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाने के अलावा हम वैक्सीन की सेफ्टी भी इनमें चेक कर सकते हैं। तो हमने इनमें फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट चेक की, डिजीज भी चेक करी, बट डिजीज चेक करने के बाद उसमें वैक्सीन की सेफ्टी भी चेक करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स पे डिजीज कॉज करवा के, जैसे हमने डिजीज वाला जीन डाला, डिजीज कॉज करवा के उसमें वैक्सीन जो है उसमें इंजेक्ट करते हैं ताकि हम चेक कर सके कि उस पर्टिकुलर डिजीज का करेक्शन होता है या नहीं होता है। अगर डिजीज करेक्ट हो रही है, कोई एलर्जिक रिस्पॉन्सेस नहीं हो रही है, यानी कि एनिमल ट्रायल के बाद ही जो हमारे पास मेडिसिन है या वैक्सीन है वो फर्दर ह्यूमन ट्रायल के लिए जाती है। जब तक एनिमल ट्रायल नहीं होगा तब तक वो वैक्सीन जो है वो आगे मूव नहीं कर सकती, ह्यूमन पे ट्रायल नहीं हो सकता। ठीक है, सो इस तरीके से क्या है, वैक्सीन सेफ्टी को चेक करने के लिए भी एनिमल्स को यूज किया जाता है। और उसके अलावा वैक्सीन के साथ साथ डिफरेंट केमिकल्स जो है उनकी सेफ्टी चेक करने के लिए भी इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज किया जाता है। ठीक है, सो आप देख रहे हो, नॉर्मल फिजियोलॉजी चेक हुई, डिजीज चेक हुई, डिजीज के बाद में मेडिसिन, वैक्सीन, केमिकल टेस्ट हो रहे हैं और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन जो है वो इन एनिमल से करवाई जा रही है। ठीक है, सो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना के भी हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। फाइन, सो ये है हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स और उनके बेनिफिट्स। सो अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने कहा, इथिकल इश्यूज के बारे में। हम एनिमल्स के ऊपर इतना काम कर रहे हैं और इनफैक्ट बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में जीन इंसर्ट कर रही है जिसमें, मतलब सोचो, बैक्टीरिया में ह्यूमन का जीन डाल रहे हैं,
तो इस तरीके से तो एक तरह से उनके लिए एवोल्यूशन वाली बात हुई ना। जो ह्यूमन बना रहा है प्रोटीन, वो प्रोटीन माइक्रोब भी बना पा रहा है, इकोलाई बना पा रहा है ना। तो सोचो हमारे ह्यूमन जो जीन है, हम ह्यूमन कैरेक्टर्स है, उनका तो डाइल्यूशन आ गया ना एक तरह से। हम में तो कोई नई क्वालिटी रहेगी नहीं एक टाइम के बाद, अगर हम सारे एक एक करके इस तरीके से जीन डालते गए, इंसर्ट करते गए और कैरेक्टर्स को चेक करते रहे, प्रोडक्ट्स बनवाते रहे, तो इस तरीके से डाइल्यूशन हो जाएगा। और इतना ही नहीं, हम ऑर्गेनिजम्स जो है उनको यूज कर रहे हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए, जीन्स इंसर्शन के लिए, उनसे प्रोडक्ट्स बनवा रहे हैं। प्लांट में जैसे मैंने कहा कि हीरिडिन बनवाया जा रहा है, वो फैक्ट्री की तरह काम कर रहे हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑलरेडी इतना सारा काम करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के अलावा हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे हैं। सो उनको एक मेयर फैक्ट्री की तरह ट्रीट करना और मेन मतलब उनको एक तरह से टेस्टिंग के लिए यूज करना, वो बिल्कुल इथिकल नहीं है। और इनफैक्ट जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अब खुद ही देखो, हमने क्राइजीन डाला है ना, कॉटन में डाला, ठीक है, वो हम नहीं खा रहे हैं, ठीक है, एडिबल नहीं है। बट अदर प्लांट्स जिनमें डाला जा रहा है, ठीक है, तो उनके केस में अगर वो एडिबल प्लांट्स है, एडिबल है, ठीक है, हमारे बॉडी में भी तो वो क्रायोजीन जा रहा है ना, फिर तो वो हमें इफेक्ट नहीं करेगा। ऑल्दो इट्स अ पार्ट ऑफ टेस्टिंग अभी, ठीक है, अभी बहुत सारा रिसर्च जो है वो हो रहा है, बहुत सारी चीजें जो है वो सेफ भी मानी गई हैं, बट स्टिल लोगों के केस में, लोगों के माइंड में एक चीज कॉन्सेप्ट रहता है कि वो हमें दिक्कत कर सकती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स जो है वो नेचर के लिए और हमारे लिए सेफ नहीं है, ऑर्गेनिजम्स के लिए एक चैलेंज रह रहा है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। तो इसलिए इन सब चीजों को, एथिकल इश्यूज को रेगुलेट करना एक चैलेंज है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो इथिकल इशू यानी कि अगर आप सोचो, इतना हमने इन्वेस्टमेंट करके, इतना टाइम लगा के एक रिसर्च किया, और कोई ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ ही बोल दे कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए हार्मफुल है, और वो रिसर्च जो है वो वही की वही रह जाए, उसको कोई बेनिफिट आपको नहीं मिले, तो क्या होगा, है ना। या फिर कोई रिसर्चर आपसे पहले काम कंप्लीट कर ले, वो भी एक चैलेंज है, ठीक है। तो इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए, सारे इथिकल इश्यूज को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो चेक करती है कि बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो रेगुलेशन में हो, और सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए, और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स को की वैलिडिटी को और रिसर्चेस की वैलिडिटी को चेक करने के लिए, उनसे रिगार्डिंग डिसीजन जो है वो यही कमेटी लेती है, ताकि फ्यूचर में रिसर्चेस को भी दिक्कत ना आए, रिसर्चर्स को भी दिक्कत ना आए, और पब्लिक को भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो हमारे पास कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, जो एथिकल इशू का ही पार्ट है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज बायोपायरेसी एंड बायोपेटेंट। सो बायोपायरेसी वो होती है जिसमें कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बिना किसी ऑथराइज्ड पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को, कंट्री को बेनिफिट दिए बिना उनके चीजों को यूज करता है। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एंडेमिक स्पीशी है, जैसे कि कोई स्पीशी है प्लांट की, एनिमल की, वो एक पर्टिकुलर जगह ही पाई जाती है, किसी दूसरी जगह नहीं पाई जाएगी, ठीक है। सो वहां पे क्या है, अब उस चीज में हमने क्या किया, उस प्लांट को ले आए, उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया, रिसर्च करना शुरू कर दी, उस पर काम किया, हमें कुछ रिजल्ट्स मिले, और अल्टीमेटली हम उससे बेनिफिट अटेन कर रहे हैं। हमने वहां के लोगों से नहीं पूछा, ऑर्गेनाइजेशन से नहीं पूछा, कोई कंसल्टेशन नहीं किया, बस हमने काम किया और बेनिफिट अटेन कर लिया। क्या उनके लिए वो नुकसान नहीं है? वो चीज वहां पे पाई जाती थी, वो लोग उस पर रिसर्च करके फ्यूचर में रिसर्च कर सकते थे, उसे यूटिलाइज कर सकते थे। वो साथ में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो एंथुजियास्ट होते हैं, नेचर एंथुजियास्ट होते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई भी मॉडिफिकेशन हो उन ऑर्गेनिजम्स में, तो वो भी चैलेंज आ जाएगा आपके लिए, है ना, अगर आप उस पर रिसर्च पूरी कंडक्ट कर दो बिना बिना परमिशन के। सो इस तरीके से क्या होता है कि जब हम कोई रिसर्च करते हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी कि हम उससे कंसर्न लोगों की परमिशन लें, चाहे वो वहाँ के लोकल लोग हों जो उनसे डील कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्पीशीज से, उस पर्टिकुलर जगह से, एनवायरमेंट से, और वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि अगर हम कोई जंगल से कोई स्पीशी उठाना चाह रहे हैं प्लांट की, तो हमें वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करनी होगी, वहाँ के फॉरेस्ट के जो केयर टेकर्स हैं, जो लोकल लोग अगर ध्यान रख रहे हैं, तो उनसे बात करनी पड़ेगी। यू नीड टू टेक परमिशन कि हम इस पर रिसर्च कर सकते हैं या नहीं, और उनको कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप उनकी जगह की चीज यूज कर रहे हो।
तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बायोपायरेसी का केस होता है और आपको उस चीज पे कोई भी राइट नहीं मिलेगा। अगर कोई कह दे, अगर कंसर्न पर्सन कह दे कि आपने ये गलत किया है, बिना परमिशन के किया है, तो आपको उस पर राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपकी पूरी रिसर्च वेस्ट हो जाएगी और टाइम और आपका जो मनी है जितना भी रिसर्च में, वो सारा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इसीलिए बायोपायरेसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसीडर करना जब आप रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके का केस हुआ था स्टिविया के साथ। स्टिविया एक प्रोटीन है जो कि बहुत ज्यादा मीठा होता है, तो कैलोरीफिक अगर हम बात करें तो वो कैलोरीज में ऐड नहीं होता। ठीक है, हमारी बॉडी में डायबिटीज पेशेंट्स को भी वो दिया जा सकता है क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, तो इंसुलिन की जरूरत नहीं चाहिए उसे डाइजेस्ट करने के लिए। सो अब स्टिविया जो है, अब क्या किया है, तो स्टिविया जो है उसको व्हाइट कर्नल्स में डालकर, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन ने व्हाइट कर्नल्स में डालकर उसमें कोड करना शुरू कर दिया स्टिविया के जीन को, वहां पे प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो जिसकी वजह से उन्होंने चैलेंज फेस किया अफ्रीका की तरफ से, और अल्टीमेटली उनको रिसर्च जो है उनको आगे प्रोसीड करने का परमिशन नहीं मिला। ठीक है, सो ऐसी आप चीजें आप देख पाओगे, यानी कि बायोपायरेसी के ऐसे कुछ केसेस आप देख पाओगे। सो एक पर्टिकुलर केस है बासमती राइस से रिलेटेड जो एनसीईआरटी में दिया गया है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बायो पेटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सो बायो पेटेंट जो है वो सेट ऑफ राइट्स हैं जो कि एक रिसर्चर को दिए जाते हैं फॉर हिज पर्टिकुलर रिसर्च। वो रिसर्च कुछ भी हो सकती है। कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है, कोई नई मशीन बनाई है आपने, कोई पुरानी रिसर्च थी उसमें आपने नया स्टेप ऐड किया है, कोई एक प्रोसेस में एक नया स्टेप इनोवेट किया है। ठीक है, तो एक स्टेप के लिए भी आपको पेटेंट मिल सकता है आपकी परमिशन के बिना, यानी कि उस रिसर्चर की परमिशन के बिना। फिर वो पर्सन जो है वो कभी भी दूसरा पर्सन उस रिसर्च को यूज नहीं कर सकता। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है हर एक पेटेंट का, पूरी जिंदगी के लिए पेटेंट नहीं होता। ठीक है, तो क्या किया जाता है, जैसे मैंने कहा कि रिसर्च पे राइट मिलता है, तो आपकी रिसर्च जो आपने रिसर्च की है उस रिसर्च को कोई और यूज नहीं कर सकता। आपको तो दुनिया को बताना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा कि मैंने ये रिसर्च, लेकिन कैसे की वो आप खुद से ही डिसाइड करोगे कि किसको बताना है, और उससे आप फिर बेनिफिट एक्वायर कर सकते हो। सो रिसर्च की है, इतनी टाइम लगाया था, मेहनत कर रही है, तो बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, सो बेनिफिट मिल सके रिसर्चर को, इसीलिए बायो पेटेंट जैसी चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशन ऐसे नहीं है कि किसी को भी मिल जाएगा। जो रिसर्च है उसकी कोई यूटिलिटी होनी चाहिए, फायदा होना चाहिए, नॉन ऑब्वियसनेस यानी कि पहले से पता नहीं होना चाहिए, और नोवेलिटी यानी कि कोई नई चीज होनी चाहिए, कि मतलब कुछ नया देखा, किसी को पता ही नहीं था, कहीं रिकॉर्डेड ही नहीं था। ठीक है, सो ये कंडीशंस है। तो यूटिलिटी होगी, नॉन ऑब्वियसनेस होगी, नोवेलिटी होगी, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तो ही पेटेंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और आपसे पहले अगर किसी पर्सन ने 10 दिन पहले भी कोई रिसर्च रजिस्टर की है, आपकी सेम रिसर्च उसको पेटेंट मिल गया है, तो आपको सेम चीज पे पेटेंट दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास, क्योंकि वो ऑब्वियस हो जाएगी, किसी ने पहले ही बता दी, रिसर्च के बारे में बता दिया है ना, तो पहले ही पता चल गया रिसर्च के बारे में, पहले ही चीजें खुल गई है, तो इसीलिए आपको उस पे रिसर्च पे आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि जिसने रिसर्च पहले दी है, पहले बताई है, उसको बेनिफिट मिले। तो इसमें हमारे पास बायो पेटेंट और बायोपायरेसी से जुड़ा हमारे पास एक केस स्टडी है, तो जिसमें बताया गया था 1997 में एक अमेरिकन कंपनी थी, उसने बासमती राइस के स्टेज पे काम करना शुरू किया था। ठीक है, काम करना शुरू किया विदाउट परमिशन। हमारे पास नियरली 2 लाख बासमती राइस की जो वेराइटीज हैं, जिसमें से 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज इंडिया में ही मिलती, तो उन वेराइटीज पे काम करना शुरू किया विदाउट एनी परमिशन। ठीक है, बट जब पता चला कि उन स्ट्रेन्स पे काम किया जा रहा है, तो उन बासमती स्ट्रेन्स पे काम करने के लिए उनको मना कर दिया गया, यानी कि यूएस पेटेंट ऑफिस से उनको परमिशन मिली थी। बट अल्टीमेटली जब पता गया चला कि बायोपायरेसी का केस है, उन्होंने रिसर्च जो किया वो ऑथेंटिक नहीं है क्योंकि परमिशन नहीं ली गई थी, तो उस रिसर्च को रोक दिया गया। ठीक है, ऑल्दो उस रिसर्च से कुछ कंक्लूजन्स निकले थे, कुछ उन्होंने स्ट्रेन्स पे काम करके कुछ इनोवेशंस जो है वो फिगर आउट किए थे, उनपे उन्हें पेटेंट मिल गया, लेकिन बट उनपे जो एक्चुअल स्ट्रेन्स थे तो उनपे कोई पेटेंट नहीं मिला। ठीक है, सो नई प्रोसेसेस,
नए प्रोसीजर्स पे आप पेटेंट ले सकते हो, लेकिन अगर आपने किसी पर्टिकुलर स्ट्रेन पे काम करके बिना किसी परमिशन के काम करके अगर पेटेंट लेने की कोशिश किया, वो आपको नहीं मिलेगा। सेम चीज ऐसे टर्मरिक के इफेक्ट से हुई थी। टर्मरिक के इफेक्ट जो है वो इंडिया में डॉक्यूमेंटेड है, बहुत पुराने टाइम से हम जानते हैं कि वो वुंड हीलिंग में हेल्प करता है ना, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। नीम के केस में भी हम जानते हैं कि वो इन्फेक्शन को फंजीसाइडल उसका इफेक्ट रहता है। तो ऐसे केसेस में भी हमारे पास कुछ यूरोपियन कंट्रीज है या अदर कंट्रीज है, उन्होंने पेटेंट लेने की कोशिश की उनके इन पर्टिकुलर इफेक्ट से, बट अल्टीमेटली बताया गया उन्हें कि इंडिया में ये चीजें ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड हैं। हर घर में हर पर्सन को ये पता है कि हल्दी का इफेक्ट क्या रहता है या नीम का इफेक्ट क्या है, वो हम रेगुलर बेसिस पे भी ये चीजें यूज करते हैं। सो इसीलिए वो पेटेंट जो है वो ऑथेंटिक नहीं है, वो नहीं मिल सकता। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बायोपायरेसी और बायो पेटेंट जो है वो कितने एफिशिएंटली काम करते हैं। ठीक है, और हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो है वो हर चीज का ध्यान रखती है कि बियॉन्ड द लेवल, यानी कि बियॉन्ड द राइट्स बायोटेक्नोलॉजिकल वर्क ना हो कोई भी। ठीक है, हर चीज को ध्यान में रखते ही एक पर्टिकुलर लिमिट में ही बायोटेक्नोलॉजी काम करे और प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करते रहे। सो दिस इज अबाउट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हमने इस चैप्टर में डील किया, बात की बहुत सारी चीजों की। पहले तो हमने जाना कि बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में कैसे काम करती है, क्या बेनिफिट्स दिए हैं, और मेडिसिन में क्या बेनिफिट्स दिए, चाहे वो डायग्नोसिस हो, चाहे वो मेडिसिन की प्रोडक्शन हो, चाहे वो जीन थेरेपीज। और उसके बाद हमने बात की कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी प्रोड्यूस किए जा चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, जिनके कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट्स हैं। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस जो है वो रेगुलेशन में होता है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के कंट्रोल के अंडर रहता है। और हमारे पास बायो पेटेंट और बायोपायरेसी जैसी चीजें भी हैं, ताकि हमें बेनिफिट मिल सके और किसी का कोई नुकसान ना हो इन प्रोसेसेस के दौरान। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द चैप्टर। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर पढ़ेंगे। अगर वो ही पढ़ेंगे तो ही ये चैप्टर जो है वो क्लियरली समझ आ रहा है। ठीक है, तो उसको पढ़ने के बाद ये चैप्टर डील करें और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, सो यहाँ पे ही एंड करते हैं इस सेशन को और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।